स्वागत है आपका फिर से कमाई का अड्डा में। और अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इस दीपावली पर आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या प्रेफर्ड होना चाहिए सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। राजेश कोठारी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें राजेश जी नमस्कार। और सबसे पहले आपको और आपके परिवार को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय रहे दीपावली आपके लिए। ये बीते आई थिंक जो बीता एक महीने का टाइम फ्रेम रहा, प्राइस डैमेज काफ़ी हुआ। शायद इंडेक्स से ज़्यादा कहीं हद तक स्टॉक्स पे था, मिड कैप में, लार्ज कैप में। कंसिडरिंग अर्निंग्स, जो जिस प्रकार की अर्निंग्स रही, उस इस प्राइस डैमेज को आप लोगों ने कैसे रीड किया? कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने अपना वेटेज बढ़ाया है इस एक महीने में? राजेश जी। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपको सीएनबीसी की पूरी टीम को और आपके सभी सीएनबीसी दर्शकों को मेरी तरफ से और अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सबका, दर्शकों की वेल्थ बढ़ती रहे और हेल्थ, स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहे, यही शुभकामनाएं। मार्केट का आपका एक टाइटल मुझे बहुत आज का एक अच्छा लगा, समृद्धि का मंत्र। तो समृद्धि का मंत्र मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 महीने के लिए बी बुलिश बट बी प्रूडेंट। उसका मतलब सिंपल होता है कि तेजी में रहना है, सिक्युलर बुल मार्केट ट्रेंड है, लेकिन वही सिक्युलर बुल मार्केट ट्रेंड में हमें रिस्क मैनेजमेंट और प्रूडेंट भी रहना पड़ेगा। गाड़ी चलानी है लेकिन सीट बेल्ट पहन के चलानी है। ये नेक्स्ट 12 से 18 महीने का ये हमारा समृद्धि मंत्र है। आपका क्वेश्चन था क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड पोर्टफोलियो रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो पिछले एक महीने के पहले ही हमने हमारे अक्रॉस पोर्टफोलियोज 8 से 12% का कैश लेवल रखा हुआ था और पिछले लास्ट 6-7 दिन के अंदर स्लोली स्टडीली हम हमारे थोड़े जहां जहां अपॉर्चुनिटी लग रही है वहां पे वेट हम इंक्रीज कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर हाउसिंग फाइनेंस एक जो सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हुए हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो सिक्युलर ट्रेंड है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सिक्योर्ड क्रेडिट है, तो आरबीआई का जो अनसिक्योर्ड लोन का जो रिस्क एंगल है यहाँ पे बहुत कम लागू पड़ता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, ग्रोथ हाई है, एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग रही है, और इंपॉर्टेंटली जो रिस्क रिलेटेड दूसरे फैक्टर्स है उसके चांसेस यहाँ पे कम है। एंड यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और अच्छी अच्छी कंपनियां हमें 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक से लेके 3 टाइम्स प्राइस टू बुक तक डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल है। तो ये सेगमेंट में वी हैव इंक्रीज द वेटेज। सेकंड सेक्टर एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है जहां पे काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। मार्च 2023 में अगर आपको याद रहेगा, हमने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो अर्लियर 4 साल पहले वी यूज्ड टू हैव 9% ऑफ द पोर्टफोलियो इन स्पेशलिटी केमिकल, एंड देन मार्च 2023 वी मेड इट 0, एंड फ्रॉम 0 राइट नाउ अगेन बॉटम अप अप्रोच देखते हुए सिलेक्टिवली ये सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा लंबा व्यू रखना पड़ेगा, 18, 24, 36 महीने का व्यू रखना पड़ेगा, लेकिन सेक्टर में काफी प्राइसिंग एनवायरनमेंट जो है वो ये लेवल से इंप्रूव हो सकता है। तीसरा सेक्टर जहां पे हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छी टेलविंड्स है वो है कैपिटल गुड्स सेक्टर। पिछले 5 महीनों में इलेक्शन रिलेटेड इवेंट्स होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। अगले 6 महीने में ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स रहेगा, तो ये जो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है सेगमेंट पे, वो प्रेशर आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा और टेलविंड अगेन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं, डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनियां हैं, एचवीडीसी प्रोजेक्ट हमारा हाईएस्ट वेटेज है हमारे पोर्टफोलियो का। लास्ट टाइम हमने आपके साथ वो डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ था। इस तरह की कंपनियां हमें यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो ये 2, 3, 4 सेक्टर है जहां पे हमने पोर्टफोलियो का वेटेज बढ़ाया हुआ। मैं आपसे स्पेसिफिक टू ऑटो कंपनियां सवाल पूछना चाहूंगी और खासतौर से मारुति,
कल मारुति के नंबर्स देख के स्टॉक थोड़ा सा फिसला, लेकिन कमेंट्री में थोड़ा सा मैनेजमेंट आश्वस्त कर रहा था कि देखिए हमारे इन्वेंट्री लेवल्स कम हुए हैं, आगे ईवी हाइब्रिड के लॉन्चेस आएंगे, वहां पर और पिकअप देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली जो कंसर्न बजाज ऑटो का था कि पहले 15 दिनों में पिकअप नहीं था, मारुति के लिए विपरीत था। उन्होंने तो कहा हमने अच्छी खासी सेल्स कर ली है। अब ऑटो एज अ यूनिवर्स में आपकी पोजीशनिंग क्या होगी, क्योंकि बजाज ऑटो उस कमेंट्री के बाद काफी करेक्ट हुआ, बाकी स्टॉक्स में भी करेक्शन आया और फोर व्हीलर साइड पर भी वही हुआ है। सो ऑटोमोबाइल में थोड़ा अंडरवेट हम है। अर्लियर वी यूज्ड टू बी वेरी लार्ज ओवरवेट पोजीशन इन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरीज, लेकिन पिछले डेट तो एक 30 to 60 डेज में वी हैव रिड्यूस्ड द वेटेज। कंपनी स्पेसिफिक हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि फेस्टिव सीजन में कार इंडस्ट्री का डिमांड काफी स्ट्रांग रहा है और उनकी जो इन्वेंट्री है वो नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। आपको पता रहेगा कि पिछले 4 महीने में एवरीडे न्यूज़पेपर की हेडलाइन यही होती थी कि इन्वेंट्री ऑल टाइम हाई पे है। 2.5 महीने की इन्वेंट्री सिस्टम में हो चुकी थी और 2.5 महीने से हम वापस नॉर्मल 30 दिन 40 दिन के इन्वेंट्री पर आ रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव इंडिकेटर। Second important indicator is rural demand is getting stronger across the consumption basket. चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे FMCG हो, चाहे डिस्क्रिशनरी सेगमेंट हो, the rural recovery is much faster और कंपनीज ऑटोमोबाइल की जो बड़ी कंपनीज जो है उन लोगों का रूरल प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्ट लॉन्चेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, चाहे वो ईवी में हो या चाहे हाइब्रिड में हो या चाहे सीएनजी रिलेटेड हो, वो प्रोडक्ट का लॉन्च और उसका रिस्पॉन्स दैट विल डिसाइड द ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 18 to 24 months. The valuations have corrected and therefore to certain extent I think थोड़ा वापिस ये अट्रैक्टिव बेट बन रहा है। कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर, लेकिन आई थिंक द वैल्यूएशंस आर बिकमिंग रीजनेबल एंड देयरफॉर द डाउनसाइड इज गेटिंग लिमिटेड। तो शायद थोड़ा करके आगे एक्सपोजर बढ़ेगा, इस समय कम है लेकिन आगे बढ़ने की गुंजाइश है। आईटी पर आपकी क्या राय है? इस समय आईटी पर आप लोगों ने एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया है या फिर इलेक्शन का आउटकम आने के बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा, यूएस का इलेक्शन आउटकम? सॉफ्टवेयर सेक्टर पहले हमारा अंडरवेट था, 1.5 साल से हम लोग काफी अंडरवेट रहे ये सेक्टर पे, लेकिन पिछले लास्ट 30 to 40 डेज में फ्रॉम अंडरवेट वी आर राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूट्रल वेट। उसका रीजंस बहुत ही क्लियर है कि मैक्रो अनसर्टेनिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो स्लोली रिड्यूस हो रहे हैं। यूएस की जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो फेवर में आने वाली है और जो बीएफएसआई जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है आईटी सेक्टर के लिए, वहां पे स्पेंडिंग बढ़ रहा है। अगर आप बहुत सारी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, पर अगर कमेंट्री आप ध्यान से देखेंगे तो बीएफएसआई जो की सेगमेंट है फॉर मोस्ट आईटी कंपनीज, बैंकिंग एंड फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहां पे आईटी स्पेंड हैज स्टार्टेड टू रिवाइव अगेन। यहाँ पे वन हैज टू बी लिटिल बिट स्टॉक स्पेसिफिक। सो हमारे पास दोनों है, लार्ज कैप भी है और उसमें मिड कैप सेगमेंट भी है और प्लेटफॉर्म कंपनियां भी है। सो स्लोली वी आर इंक्रीजिंग वेटेज टू द आईटी एज ए सेक्टर। अच्छा राजेश जी, एक बात और, आज फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग है और आज पहली मैं कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम हम काफ़ी दिनों बाद 50 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये ट्रंप प्रेसिडेंसी, इसमें फार्मा पे आपका आउटलुक क्या होगा अगर ये हुआ 2 महीने बाद? तो फार्मा कंपनियों को आप हल्के से इस डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे? ऑल्दो दोनों ही अगर आप देखें जो पार्टियां हैं यूएस में वो ड्रग प्राइसिंग को रिड्यूस करने के हक में है, बट दोनों की अप्रोचेस अलग अलग हैं। आपका व्यू ट्रंप प्रेसिडेंसी के आधार पर फार्मा कंपनियों पे क्या होगा? जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पे पूरा बॉटम अप अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये फार्मा के अंदर 3 प्रकार के प्ले आप प्ले कर सकते हैं। एक है डोमेस्टिक फार्मा, दूसरा है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स जहां पे आप यूएस प्ले कर सकते हैं, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सीडीएमओ अपॉर्चुनिटीज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इस तरह की अपॉर्चुनिटी। और चौथी सेगमेंट है हॉस्पिटल सेक्टर। तो 4 अलग अलग सेगमेंट है। सबसे जो इंसुलेटेड है वो डोमेस्टिक फार्मा सेगमेंट है, लेकिन वहां पे ग्रोथ जो है वो 10, 12, 13% है। सेकंड सेगमेंट है जो यूएस सेगमेंट है,
जहां पे प्राइसिंग काफी प्रेशर कम हो जाने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहा है एंड वन टाइम प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी रही है, चाहे रेवलीमेड एंड मेनी सच प्रोडक्ट। लेकिन वहां पे इस तरह के रिस्क रहते हैं, जैसे आपने कहा कि ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे, पता नहीं कर सकते। लेकिन ये जो तीसरा और चौथा सेगमेंट है, which is CDMO opportunities and hospitals, these are very attractive opportunities, क्योंकि वहां पे जेनरिक रिलेटेड प्राइसिंग प्रेशर का आपको प्रेडिक्शन नहीं करना है, और यूएस रिलेटेड कौन सी गवर्नमेंट आएगी और आपकी कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगी वो भी आपको बेट नहीं लेना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड लास्ट 3 years बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स R&D स्पेंड कम हो चुके थे, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी रिवर्स हो रही है तो आईटी स्पेंड, द R&D स्पेंड इज गोइंग टू गो अप, और जैसे R&D स्पेंड बढ़ेगा तो सीडीएमओ रिलेटेड जो कंपनीज जो है, जो काफी हाई मार्जिन रहते हैं, काफी सारे कंपनीज के मार्जिन 25 to 35% ये सेगमेंट में रहता है, उन्हें ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। सो सीडीएमओ इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। हमारे पोर्टफोलियो में काफी कंपनीज ऐसी है जो सीडीएमओ में है। एंड अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में देखेंगे तो काफी सारे हॉस्पिटल्स है जो बेसिकली डोमेस्टिक थीम है, अंडर पेनिट्रेशन थीम है, और वहां पे प्राइसिंग पावर काफी स्ट्रांग है, काफी हॉस्पिटल्स एक्सपेंशन मोड पे है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बन सकती है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आपको और आपके परिवार और आपकी टीम को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मार्केट पर